हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 2 के 25 क्वेश्चन को डिस्कस। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पेपर नंबर 1 के 20 क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में पेपर नंबर 2 के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे हैं, और फिर आप टैली कीजिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठे हैं। ओके जी सर, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आज का है वो है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से इंक्लूड द प्रॉब्लम इन फोरकास्टिंग, इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जिसको जो क्या है प्रॉब्लम है किसके अंदर, आपके फोरकास्टिंग में। जब कभी भी हम फोरकास्टिंग की बात करते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग की जब हम कभी बात करेंगे, मतलब डिमांड के बारे में हम पहले से जो है वो कुछ एक्सपेक्टेशन या एनालिसिस लगा के चलते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं इनमें से किसको कौन कौन सी प्रॉब्लम है फोरकास्टिंग का। सबसे पहला बोलता है एस्टिमेट बिकम मोर रिलायबल, एस्टिमेट जो है रिलायबल होते हैं द फर्दर यू फोरकास्ट इनटू द फ्यूचर। दूसरा है स्पेसिफिकेशन एरर, तो ये जो है ये क्या है आपकी, बोलो स्पेसिफिकेशन एरर की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है, ये जो है वो हमारी क्या है प्रॉब्लम है। दूसरा साइक्लिकल वेरिएशन, अगर साइक्लिकल वेरिएशन होगा तो प्रॉपर्ली फोरकास्टिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे अपने को ये हो जाएगा कभी बूम है, कभी रिसेशन है, कभी डिप्रेशन है, ठीक है। तो अगर वेरिएशन होता रहेगा तो आपकी फोरकास्टिंग, आपके जो प्लान है वो काम के नहीं रहेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर स्टेशनैरिटी इन द डेटा सीरीज, ये तो अच्छी चीज़ है, बल्कि ये प्रॉब्लम की पार्ट नहीं है। एंड कंसिस्टेंसी इन द डेटा सीरीज, ये भी सही बात है, प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है। तो प्रॉब्लम का जो पार्ट है वो कौन कौन सी है, बी एंड सी, बोले तो थर्ड। तो ये जो है ये क्या है आपकी प्रॉब्लम है किसके अंदर, व्हेन यू कंडक्ट द फोरकास्टिंग। आंसर जो आएगा फर्स्ट का वो क्या है 3। नेक्स्ट, इन ए मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट, बोलता है मोनोपोलिस्टिकल कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही है। पहला, फर्म आर स्मॉल रिलेटेड टू द टोटल मार्केट, फर्म जो है वो क्या है स्मॉल होती है, टोटल मार्केट के मुकाबले फर्म छोटी होती है, बिल्कुल सही बात है। नो फर्म हैज एज एनी मार्केट पावर, कोई किसी फर्म के मार्केट पावर नहीं होती, गलत बात सर। फर्म के पास जो है वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर तो लिटिल बिट कंट्रोल होता ही है। दूसरा, देयर इज इजी एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट, बिल्कुल सही बात है। फ्यू फर्म हैव द मार्केट पावर, कुछ फर्म के पास मार्केट पावर होती है, नो सर। देयर इज नो इजी एंट्री एग्जिट इन द मार्केट, गलत। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा ए एंड सी, बोले तो 4। नेक्स्ट, when consumers seek to be different and exclusive by demanding less of the commodity as per people consume it, this phenomena is known as, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, when consumers seek to be different, कंज्यूमर जो है वो अपने आप को अलग महसूस करता है, and exclusive by demanding less of the commodity as more people consume, जितने लोग जिस कमोडिटी को लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं वो उसकी डिमांड कम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्नोब इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, स्नोब। अगर जितने जो लोग डिमांड कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी की लोग ज्यादा डिमांड करके कंज्यूम करें, अगर आप भी वैसा करें तो उसको बोलेंगे बैंड वैगन इफेक्ट। लेकिन यहां पे क्या उसका कॉन्ट्राडिक्टरी उल्टा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, स्नोब इफेक्ट। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा थर्ड का सेकंड। नेक्स्ट, Which one of the following is or are hold true to successfully practice price discrimination? अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को प्रॉपर्ली करना है, ठीक है, तो ये सब जो है इन ये तीन में से मतलब किसको आप इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला, द फर्म मस्ट बी ए प्योर मोनोपोली, फर्म प्योर मोनोपोली होनी चाहिए, नहीं सर, प्योर मोनोपोली का लेना देना थोड़ी है, फर्म का प्योर मोनोपोली होना जरूरी नहीं है, फर्म मोनोपोली होनी चाहिए, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा बोलता है फर्म मस्ट पोजेस द मार्केट पावर, बिल्कुल सही बात है, अगर फर्म के पास मार्केट पावर ही नहीं होगा तो फिर फर्म जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगी, ये सही है। It must be different for the consumer in one market to sell the consumer to the other market, और बोलता है ये भी डिफिकल्ट है कि कंज्यूमर जो है एक मार्केट में खरीद के दूसरी मार्केट में सेल करे, वो ऐसा कंज्यूमर के लिए पॉसिबल ना हो, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो फिर कंज्यूमर ही सेल आउट कर देगा, तो फिर वहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं रहेगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या, बी एंड सी, बोले तो सेकेंड। तो ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए किसके लिए, सक्सेसफुली प्रैक्टिस करने के लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को। नेक्स्ट, बोलते हैं एक्स और वाई पार्टनर एक फर्म के अंदर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3-2 के अंदर जो है वो प्रॉफिट लॉस को शेयर कर रहे हैं। उन्होंने एडमिट किया जेड को एज ए न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। ओके, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे कैसे, अगर नए पार्टनर का शेयर दे रखा है, पुराने वालों का ओल्ड रेशियो दे रखा है और नए पार्टनर का शेयर दे रखा है, तो कैसे निकालते हो। सबसे पहले जेड आया 1/5 के लिए, मान लो टोटल शेयर 1 है, जेड का शेयर 1/5, तो रिमेनिंग रहेगा 4/5। अब ये 4/5 को जो है वो एक्स और वाई क्या करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे अपने ओल्ड रेशियो में, तो हमने निकाल लिया। आंसर जो आएगा वो आएगा 12:8:5, बोले तो फर्स्ट, तो फिफ्थ का फर्स्ट। लो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ट्रेनिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द जॉब, इनमें से कौन सा ऑफ द जॉब का पार्ट नहीं है, इनमें से कौन सा ऑफ द जॉब का पार्ट नहीं है, मतलब ऑन द जॉब का पार्ट है। तो ये इसका आंसर जो है वो क्या है, अप्रेंटिसशिप, ये जो है वो आपके ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। आगे फिर ये दे रखा है जी आपको यहाँ पे, एडोक टीम
एक आपने जो है ऊपर से मान लो ट्रांजिशन प्रोसेस के लिए या फिर एडहोक मतलब टेम्परेरी नेचर की आपने कोई टीम बनाई है जो क्या करेगी, जो सोल्व करेगी किसको, अनयूजुअल प्रॉब्लम को, तो उसको बोलते हैं टास्क फोर्स। तो ए का हो गया सेकंड। और फिर है सुटेबल व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे लार्ज नंबर के छोटे छोटे प्रोजेक्ट है तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटस फ्री एंड हियरार्की फ्री ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। एंड डिजिटल और डॉट कॉम ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका 7th का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म सोर्स है फाइनेंस का। सीपी शॉर्ट टर्म है, ईसीबी लॉन्ग टर्म सोर्स है, फैक्टरिंग, लाइन ऑफ क्रेडिट ये सब शॉर्ट टर्म है। इन पेनिट्रेशन प्राइसिंग, पेनिट्रेशन के अंदर जो है बिजनेस फर्म सीक टू असेस डीपर मार्केट पेनिट्रेशन बाय कीपिंग द प्राइस। पेनिट्रेशन के अंदर कंपनी जो है वो रेट को क्या रखती है, लो रखती है। स्कीमिंग के अंदर रेट को क्या रखती है, हाई रखती है। मैच द फॉलोइंग, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट फॉर्म दे रखा है और इसके फीचर दे रखे हैं, मैच करना है आपको। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है और ओलिगोपोली के अंदर प्राइस रिजिडिटी देखने को मिलती है। तभी वहां पे जो है आपका डिमांड कर कैसा होता है, इनडिटर्मिनेट नेचर का। तो 10th का आंसर जो बनेगा वो बनेगा सी। अरेंज द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस, ये आपको दे रखा है, इसको आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। इनकम अंडर द डिफरेंट हेड ऑफ इनकम, डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम, एडजस्टमेंट ऑफ द लॉसेस ऑफ द करंट ईयर इन द अर्लियर ईयर एंड राउंड ऑफ। तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इनकम अंडर द डिफरेंट हेड ऑफ इनकम सबसे पहले ये निकाल लिया। निकालने के बाद उसके जो आपने इनकम निकाली है अलग अलग हेड की, फिर उनके साथ में प्रीवियस ईयर को लॉसेस को एडजस्ट करेंगे। करने के बाद में फिर आप जो है वो क्या करेंगे, उनमें से डिडक्शन माइनस करेंगे, कर दी। और करने के बाद में जो आपकी टोटल इनकम आएगी उसको आप क्या करोगे, राउंड ऑफ करोगे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपीज 10 में। तो आंसर जो बनेगा 10th का वो बनेगा ए, 11th का ए। मैच द कोस्ट कॉन्सेप्ट लिस्ट 1 लिस्ट 2 डिस्क्रिप्शन के साथ में। संक कॉस्ट कौन सी होती है, वैल्यू द इनपुट ओन्ड, जो आपने परचेस कर लिए इनपुट एंड यूज इन द प्रोडक्शन, मतलब वो कॉस्ट जिसका डिसीजन मेकिंग के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ए का तो हो गया सेकंड। मार्जिनल कॉस्ट कौन सी होती है, जो चेंज होती रहती है, चेंज इन द टोटल कॉस्ट फॉर ए यूनिट चेंज इन द आउटपुट, बी का हो गया 1। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कौन सी है, टोटल इंक्रीज द कॉस्ट फ्रॉम ए डिसीजन। और इम्प्लिसिट कौन सी, कॉस्ट डेट आर अनअफेक्टेड बाय द फर्म डिसीजन। तो इसका आंसर जो है वो बनेगा क्या, आपके 12th का ए। 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सफिशिएंट, इनमें से कौन सा सफिशिएंट है टू डिटरमाइन द शटडाउन पॉइंट ऑफ द मल्टी कमोडिटी फर्म इन द शॉर्ट टर्म। तो मल्टी कमोडिटी जो फर्म है उसके लिए इनमें से कौन सा जो है वो सफिशिएंट है, तो ये आपको जो है वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सफिशिएंट डिटरमाइन द शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट जो है वो कौन सा होता है, देखिए शटडाउन पॉइंट शॉर्ट टर्म के अंदर वो होता है जहां पे आपकी जो आप इतना ही रेवेन्यू कमा रहे हो कि आपकी ओनली वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपका रेवेन्यू जो है वो वेरिएबल कॉस्ट से भी बिलो चला जाएगा तो आप वहां पे काम करना क्या कर दोगे, शॉर्ट टर्म के लिए बंद कर दोगे। तो ये बोलता है इनमें से कौन कौन से ऐसे सफिशिएंट कॉस्ट हैं जो डिटरमाइन करते हैं शटडाउन पॉइंट को, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट करता है क्या, वेरिएबल कॉस्ट नहीं सर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करता है और एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू करता है। तो ए और बी जो है वो नहीं आएगा, सी और डी आएगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा इसका, सी एंड डी। 13th का 2। आगे मैच द फॉलोइंग। रिलेशनशिप बैंकिंग की अगर बात करें तो रिलेशनशिप बैंकिंग का मतलब क्या होता है, क्रिएट मेंटेन एंड एनहांस द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कस्टमर। मर्चेंट बैंकिंग का मतलब एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कैपिटल इशू मैनेजमेंट। इंडिजिनस बैंकिंग के अंदर जो है वो आएगा क्या, मतलब पुरानी जो बैंकिंग ट्रेडिशनल बैंकिंग है, डीलिंग इन द हुंडी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एंड डेवलपमेंट बैंकिंग के अंदर आएगा वाइडिंग द एंटरप्रेन्योरियल बेस एंड असिस्ट इन द रैपिड रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका 14th का सी। सिंपल सा, ये कई बार रिपीट भी हुआ पहले भी। सीक्वेंस द फॉलोइंग एक्टिविटी इन द प्रोसेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं तो आप इसको सीक्वेंस के अंदर लगाइए कि वो कैसे होगा। सबसे पहले आप जो है वो क्या करोगे, एस्टेब्लिश करोगे स्टैंडर्ड कॉस्ट को, निकाल ली। कॉस्ट निकालने में एक्चुअल कॉस्ट निकालोगे, निकाल लिया। फिर दोनों को कंपेयर करोगे, कर लिया। कंपेयर करने के बाद में फिर आप क्या करोगे, आप देखोगे आइडेंटिफाई करोगे वेरिएंस को कि वेरिएंस कितना है, कर लिया। और फिर लास्ट में क्या करोगे, उसको डिस्पोज करोगे वेरिएंस को। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 1। नेक्स्ट, चार्जिंग द डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस चार्ज करना है इन द डिफरेंट मार्केट में अंटिल, जब तक एमआर ऑफ द लास्ट यूनिट सोल्ड इक्वल द एमसी, जब तक एमआर जो है वो एमसी के बराबर ना हो जाए, ठीक है। इन ईच मार्केट डिस्क्राइब है, तो उसको आप किससे डिस्क्राइब करते हो, ये क्या अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट चार्ज करना, ठीक है। तो इसको डिस्क्राइब करते हैं किससे,
डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री के अंदर ऐसा होता है, फर्स्ट डिग्री में तो क्या है, फर्स्ट और सेकंड डिग्री थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, थर्ड डिग्री प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है, जहां पे हम क्या करते हैं, एंटायर मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करते हैं और हर सेगमेंट के लिए रेट हम जो है वो क्या करते हैं, अलग अलग डिसाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक तो आएगा क्या, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द थर्ड डिग्री, और वहां पे क्या होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो आंसर जो आएगा सी और ई आएगा। पोर्टफोलियो आर्टिकुलर डाइवर्सिफिकेशन टू रिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क। पोर्टफोलियो की मदद से हम लोग जो है किस रिस्क को जो है वो क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, तो वो है जी आपका कौन सा, अनसिस्टमैटिक रिस्क। गिवन बिलो द दो स्टेटमेंट आपको दे रखी है असर्शन रीजनिंग का, तो इसके बेस पर आपको कुछ आंसर करने हैं। सबसे पहला, फर्म जो है वो ऑप्ट कर रही है फॉर बाइंग एन एसेट इफ द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एंड ऑपरेशन इज लेस देन द बेस्ट लीज रेट इट कैन गेट। बिल्कुल सही बात है, ये बोलता है फर्म ऑप्ट फॉर बाइंग, फर्म जो है वो खरीदेगी एसेट को अगर जो कॉस्ट है वो कम है, किससे, लीज से। अगर मान लो कॉस्ट आपकी जो है वो कम है और लीज रेंट जो है वो क्या ज्यादा है, तो क्या करना चाहिए, परचेज करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है ऑपरेटिंग लीज आर अट्रैक्टिव टू इक्विपमेंट यूजर इफ द लीज पेमेंट इज लेस देन द यूजर इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। ये भी बिल्कुल सही बात है, अगर लीज रेंट कम है और कॉस्ट जो है वो ज्यादा है तो क्या करना चाहिए, लीज पे लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात, दोनों बातें सही है, बट दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर जो आएगा 18 का वो क्या आएगा, बी। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट बट रीजनिंग इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। बस वहां पे तो दोनों तरीके बता रखे, भाई क्या करोगे आप, डिसीजन बता दिया, बट डिसीजन किस बेस पे होगा वो नहीं बताया। आगे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ क्रिएटिंग ए मार्केट कॉम्पिटिटिव पे प्लान। मार्केट कॉम्पिटिटिव पे प्लान का मतलब पहली बात तो क्या होता है, एक ऐसा पे प्लान जिसको देख के सभी लोग जो है हमारी कंपनी के प्रति क्या हो, आकर्षित हो। इन ए सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट, आपको जो है इसको क्या करना है, सेट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, आप सबसे पहले यहाँ पे बेंचमार्क जॉब जो होती है उनको आप क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो एंड सिलेक्ट द कंपनसेबल फैक्टर। कर लिया, करने के बाद अब आप डिफाइन करोगे ईच कंपनसेबल फैक्टर को, डिटरमाइन करोगे डिग्री ऑफ ईच जॉब। कर लिया, करने के बाद अब आप कंपेयर करोगे किसको, कंपेयर और एडजस्ट करोगे करंट एंड मार्केट वेज रेट को फॉर जॉब्स के लिए। कर दिया, ये आपका 30 नंबर पे आएगा। फिर आप क्या करोगे, डेवलप करोगे पे ग्रेड और उसके बाद में एस्टेब्लिश करोगे रेट चेंज को, तो ये चौथे नंबर पे और ये 5वें नंबर पे। तो आंसर जो बनेगा 19 का वो क्या बनेगा, सी, ए बी ई डी सी। हु कॉइन्ड द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग, किसने कलेक्टिव बार्गेनिंग टर्म को जो है वो क्या किया था, कॉइन किया था। तो इसका आंसर आएगा ये सिडनी वेब एंड ये बैट्रिक वेब। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस इन इम्प्लाइड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो है सबसे पहले क्या था, ऑफर जब हम देंगे फिर वो एक्सेप्ट होगा, फिर वो क्या होगा, प्रॉमिस के बाद में फिर एग्रीमेंट और एग्रीमेंट के बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इसका आंसर जो बनेगा 21 का वो बनेगा डी। एज पर द कैरोल मॉडल के हिसाब से जो है द 4 लेवल, जो 4 लेवल तक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो कौन कौन से हैं। तो कैरोल मॉडल के हिसाब से जो 4 लेवल है वो है आपके ये फिलेंट्रोपिक, इकोनॉमिक, लीगल और एथिकल। फिलेंट्रोपिक होता है जो आपका दया भाव वाला, ठीक है ना, तो वो मतलब कंपनी पहले जो है वो कैसे दया भाव वाला, मतलब सोसाइटी में जिसको नीड होगी उसकी हेल्प करेगी, ठीक है, डिसाइड बाय द सोसाइटी, बी ए गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। फिर आएगा आपका एथिकल, मतलब आपको जस्ट एंड इक्विटेबल बेसिस पे काम करना है, किसी को हार्म नहीं करना। फिर लीगल, सभी लॉज को ओबे करना है। एंड फिर इकोनॉमिक, मतलब प्रॉफिटेबल बेसिस पे काम भी करना है। फिर कंज्यूमर रिलेशनैलिटी मतलब कंज्यूमर जो है वो समझदार है, सोच समझ के अपना पैसा खर्च करेगा। इन द बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। कंज्यूमर रिलेशनैलिटी के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें आएंगी, तो इसके अंदर आएगा जी एक तो आपका नॉन सेटिस्फैक्शन, एक जो पर्टिकुलर वांट है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगी, बिल्कुल। क्लैरिटी है किसका, प्रेफरेंस का, कि हम अगर ए और बी, जैसे ए अगर प्रेफरेबल है बी के और बी प्रेफरेबल है सी के, तो ए प्रेफरेबल सी के मुकाबले भी, तो क्लैरिटी है किसमें, प्रेफरेंस में भी। फिर डिविजिबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, ये डिविजिबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस ये नहीं होता है। इकोनॉमिक सेल्फिश मोटिव होता है हमारा, बिल्कुल इकोनॉमिक मोटिव है हमारा। एंड पोजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, और हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन भी क्या होती है, हमारे पास रहती है, जी बिल्कुल है, हमारे पास में इंफॉर्मेशन भी है। तो आंसर जो बनेगा 23 का वो क्या बनेगा आपका, ए बी डी एंड ई। आ गया।
गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट देखिए, एक असर्शन एक रीजनिंग। सबसे पहले बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग ने मोटिवेशन और हाइजीन थ्योरी दिया था, ध्यान रखना। प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग द डिससेटिस्फैक्शन एट वर्क, जो डिससेटिस्फैक्शन है अगर उसको आपको क्या करना है, रोकना है, इज नॉट द सेम एज प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल सही बात है, ये बात एकदम सही है। दूसरा, अंडर द टू फैक्टर थ्योरी, दो फैक्टर थ्योरी में जॉब सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन आर द टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसके, जॉब मोटिवेशन के। इसी के थ्रू तो हम रोकते हैं इसको। हाँ जी, तो दोनों बातें एकदम सही है और जो रीजनिंग है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, किस सिचुएशन के अंदर द पेबैक पीरियड मेथड इज एडवाइस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। भाई पेबैक पीरियड मेथड जो है वो आपके लिए क्या है, एडवाइसेबल है। किसके अंदर, तो वो देखते हैं। सबसे पहला ओवर लीवरेज बिजनेस, अगर एक कंपनी ऐसी जिसने बहुत सारा डेट उठा रखा है तो उसके लिए जो है एनपीवी मेथड जो है, पेबैक पीरियड मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम ये देखते हैं कि कंपनी जो है वो टाइमली बेसिस पे अपने जितने भी डेट है उनका भुगतान करने में एबल भी है या नहीं, क्योंकि पहले से हमने इतना सारा डेट उठा रखा है। तो फर्स्ट आएगा ओवर जो लीवरेज बिजनेस है, वहाँ पे हम लोग जो है पेबैक पीरियड मेथड को जो है वो एडवाइजेबल है किसके लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए। ठीक है जी। इसका कैश इज फॉर्म क्या उनके लिए क्या, नहीं, कैश इज फॉर्म अगर है तो उसको पेबैक की जरूरत नहीं है। वो ये सोचते हैं कि अगर मतलब उसको ये नहीं कि कितना जल्दी पैसा निकले, वो ये बोलते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कितना होगा, तो उसके लिए नहीं है। और अनसर्टेन मार्केट कंडीशन, बिल्कुल सही बात है। जहां पे अनसर्टेन मार्केट कंडीशन होगी वहां पे हम कोशिश यही करेंगे जितना जल्दी हो सके सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। और स्टेबल मार्केट कंडीशन यहां पे भी नहीं होगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए एंड सी, सेकेंड। लो जी, ये हो गया आपके, इसको मैचिंग कीजिएगा। ओके, और फिर देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठे और कमेंट करके बताइएगा। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।